हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम JKPSC का 10+2 का 11th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नेंस, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड ट्रेड्स। तो ये आप UGC नेट के एग्ज़ाम में भी आपको बेनिफिट रहेगा, और जो JKPSC 10+2 का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो आप इसके सिलेबस देख सकते हैं, इसमें यूनिट वाइज कितने यूनिट जो हैं 6 यूनिट हैं। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करें। सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे गवर्नेंस का मतलब क्या है और गवर्नेंस क्यों यूज़ होता है। सबसे पहले गवर्नेंस का मतलब समझे। गवर्नेंस का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग द प्रोसेस और उसका इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर। वर्ड ग्रीक से आया है, जिसका मतलब है कि हम मतलब वर्ड ग्रीक से निकला है, उसका मतलब क्या है। तो उसमें ये कहते हैं खाइबरनाम्स, जिसका मतलब है टू स्टीयर, टू पायलट, हेल्म पर रहना, मतलब सिस्टम टू शेयर करना, डायरेक्शन देना। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस का मतलब होता है डिसीजन करना, मेकिंग करना, उसको डिसाइड करना कि कैसे इस प्रोसेस को काम करेंगे, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर बताना, कैसे उस पॉलिसी को, उस इम्प्लीमेंट को कैसे हम ठीक करेंगे। तो हम बात करें ये वर्ड कहाँ से, ग्रीक से निकला हुआ था, और इसका मतलब यही था क्या करना, किसी चीज़ पे रहना, मुआहिदा रहना। और उसके बाद ये था कि इसका मतलब ये था किसी को स्टीर करना, डायरेक्शन देना कि कैसे हम इस चीज़ पे काम करेंगे। अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग बात की करें, 1972 में हरलैंड क्लीवलैंड से ने इस टर्म को पॉपुलर बनाया था और बोला गया था पीपल वांट लेस गवर्नमेंट्स एंड मोर गवर्नेंस। तो इसमें उन्होंने ये कहा गया था, एक थिंकर्स थे, उसका हम नाम कह सकते हैं हरलैंड क्लीवलैंड्स थे। इन्होंने गवर्नेंस का जो नाम मतलब पॉपुलर बनाया गया था, और उन्होंने ये कहा गया था पीपल्स, लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को कम और गवर्नर्स को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा समझते हैं और उनको चाहते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसमें ये कह सकते हैं कि गवर्नर सिर्फ सरकार काम करे ऐसा नहीं है, ठीक, बल्कि फॉर्मेट, जो उसमें एक ऐसा फॉर्मेट बना दिया था जिसमें फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल एक्टर्स, रूल, इंस्टीट्यूशन, NGO, सिटीजनशिप सब मिलके अफेयर को मैनेज करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गवर्नेंस का मतलब क्या है। गवर्नेंस एक ऐसी होती है, एक ऐसी चीज़ जिसमें सब सरकार मिलके काम करे। जैसे आप बात करें कि जैसे इंडिया का क्या है, कैबिनेट है, कौंसल ऑफ मिनिस्टर है, और देखो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने मेंबर्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अपने मिनिस्टर हैं। फिर उसके क्या करते हैं, सब मिल के क्या करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। फिर उसके बाद उस चीज़ को क्या करते हैं, पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, फिर उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेम ऐसे ही होता है। तो इसमें आपको कह सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टर भी चाहिए होते हैं, जिसमें आप घर से इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, NGO भी आपकी हेल्प करती है, और सिटीजन भी, और सब मिलकर क्या करते हैं, पब्लिक अफेयर को मैनेज करते हैं, वो पब्लिक सोसाइटी को क्या करते हैं, बेनिफिट करने की बात करें। अगर हम बात करें की डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, 1992 की बात करें। गवर्नेंस इज द मैनर्स इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड मैनेजिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसोर्सेज। तो इसमें ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो 1992 में हुआ था, उसमें गवर्नेंस ने ये कहा गया था कि एक मैनर है जिसमें पावर जो है एक्सरसाइज होती है मैनेजिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें UNDP की बात करें, 1997 की बात करें, तो उसमें ये कहा गया था कि गवर्नेंस जो है एक्सरसाइज है किसकी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ एट ऑल लेवल। अगर हम बात करें OECD की बात करें, एम्फसाइज कर रहा था लेजिटिमेसी की बात कर रहा था, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था, कॉम्पिटेंस की बात करें, ह्यूमन राइट्स और रूल्स ऑफ लॉ की बात। अगर हम बात करें यूनेस्को की बात करें, 1997 की बात करें, गवर्नर जो था एक सिटीजन था जो नीड प्लस कॉमन गुड्स की बात करें। अगर हम बात करें गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है कि गवर्नमेंट और गवर्नर्स में फ़र्क क्या है। तो हमारा भी यही रहता है ना कि हमें पता तो चले कि गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स में फ़र्क क्या है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट्स में क्या होता है, फार्मल अथॉरिटी है जिसमें पुलिस पावर होती है, लॉ के जरिए काम करना। अगर गवर्नर्स की बात करें, जिसमें कह सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि शेयर गोल होता है, कलेक्टिव एक्शन होता है, NGO होती है, सिविल सोसाइटी है, इंडिविजुअल का भी रोल होता है। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट में क्या कि एक अथॉरिटी होती है, क्या करते हैं, पावर, पुलिस की बात करें, लॉ की करें, तो ऐसा होता है। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होते, वहाँ उसके बाद भी अलग से होता है जिसमें उसका गोल होता है। उसके बाद कलेक्टिव एक्शन होते हैं, NGO होते हैं, सिविल सोसाइटी है, इंडिविजुअल का भी रोल है। हर इंसान मतलब ये कह सकते हैं कि मिल के काम करना, मिलजुल के काम करना, उसको गवर्नेंस कहते हैं। तो उसके बाद हम बात करें रोनिसियस के वर्ड्स में, गवर्नमेंट्स एक पार्ट है और गवर्नेंस का बड़ा अम्ब्रेला है। तो हम ये कह सकते हैं कि
एक थिंकर से उन्होंने गवर्नमेंट्स को सिर्फ कहा था कि वो एक पार्ट्स है और गवर्नेंस को बोला गया था कि एक अम्ब्रेला है। तो उसके बाद हम बात करें कि गुड गवर्नेंस क्या था। सबसे पहले बात आती है ना कि गुड गवर्नेंस पर जो एक नॉर्मेटिक कंसेप्ट का मतलब आइडियल फॉर्म। तो सबसे पहले ये रहता है ना कि गवर्नेंस हमने पढ़ लिया, अब गुड गवर्नेंस की हम बात करें। गुड गवर्नेंस से अब आता है जिसमें गुड गवर्नेंस पे हम नॉर्मेटिक कंसेप्ट का मतलब आइडियल समझते हैं। 1990 के बाद इससे ज़्यादा हुआ जब वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी ने गवर्नेंस को डेवलपमेंट का साथ जोड़ा। गुड गवर्नेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट्स, रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव प्रोसेस, सिटीजनशिप फ्रेंडली एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि 1992 के बाद गुड गवर्नेंस का मतलब ये था कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी काम होना चाहिए उसको ट्रांसपेरेंटली काम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के साथ होनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ होनी है, जो भी काम करो लॉ के हिसाब से करे। उसके पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव प्रोसेस की बात कर रहा था और सिटीजनशिप फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा था। अगर उसके बात करें गुड गवर्नेंस के जो 21 इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट्स हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल कंसेप्ट की बात करें, दी आइडियल ऑफ गुड गवर्नेंस की बात करें कि बिकेम पॉपुलर कब हुआ था, 1990 में हुआ था। कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर बैंक के बाद हुआ था। रिपोर्ट कब हुई थी? 1989 से लेकर 1992। गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट 1990 में वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किए थे। अगर हम बात करें 1989 की बात करें, सब सहारा अफ्रीका क्राइसिस की बात करें, सस्टेनेबल ग्रोथ बोला के डेवलपमेंट तभी होगी जब गवर्नेंस सुधरेगा। तो 1992 की बात रिपोर्ट में करें, गवर्नेंस और डेवलपमेंट पॉलिटिकल, लीगल्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायमेंशन क्लियर किया गया था। ठीक। तो अगर हम बात करें इसके फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस की बात करें, इसके 8 एक्सेप्ट थे जिसमें पार्टिसिपेशन की बात करें, लोग डायरेक्टली या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसीजन मेकिंग में शामिल होते थे। रूल ऑफ लॉ की बात करें, कानून सबके लिए इक्वल था जिसमें जुडिशली और इंडिपेंडेंस पुलिस की बात हो रही थी। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जो डिसीजन होते थे उसको क्या कर सकते हैं कि वो टू रूल्स फॉलो करें और इन फोर्स सबको अवेलेबल हो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं गवर्नमेंट क्या करती थी, इंस्टीट्यूशन टाइमली सर्विस देना, उसे कॉन्शियस ओरिएंटेड की बात करें, अलग अलग ओपिनियन को मिलाकर सस्टेनेबल कॉमन गुड्स बनाए जाए। तो उसके बाद इक्वलिटी की बात करें उसमें ये कह सकते हैं इंक्लूसिव, जिसमें कह सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स भी सिस्टम में इंक्लूड हो। तो इफेक्टिवनेस की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, गवर्नमेंट्स की बात करें, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सब लोगों का जवाब देना होगा। अगर ईजी कोर्स में बात करें, प्री केस इसमें ये कह सकते पार्टिसिपेंट होना चाहिए, रूल्स ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, कॉन्शियस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, और एफिशिएंसी की बात करें। अगर हम गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव की बात करें इंडिया में, कह सकते हैं कि 73 एंड 74 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, लोकल गवर्नेंस का पार्टिसिपेशन। फिर उसके हम बात करें राइट रिलेटेड बॉडी की बात करें, एनसीडब्ल्यू, एनसीएम, एनएचआरसी की बात करें, उसके बाद सिटीजन चार्टर की बात करें 1996 की बात करें, उसके बाद रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात करें 1998 की बात करें, उसके बाद कम्प्यूटराइज करना ग्रीवियंस रीएड्रेस की बात करें 2001 की बात करें, 89 अमेंडमेंट हुआ था 2003 की बात करें, एससी एंड एसटी कमीशन अलग हुआ था। उसके बाद बात करें सीवीसी की बात करें तो 2003, सिविल सर्विस रिफॉर्म कमेटी 2004, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2005, राइट बेस ऑफ लॉ डोमेस्टिक वायलेंस जो था 2005, और उसके बाद कह सकते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एक्ट। अगर आसान लफ्ज़ों में ये कहें तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिया ने गुड गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लॉ, राइट, पार्टिसिपेंट, अवार्ड 4 डायरेक्शन में काम किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के ने क्या किया था गुड गवर्नेंस को बनाने के लिए, डिफरेंट स्कीम के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ क्या किया था, काम किया था, ताकि क्या मिले, सोसाइटी को बेनिफिट मिले। तो अगर उसके बाद हम बात करें रिफॉर्म जो हुई थी 10 एंड 11 5 ईयर प्लान में, तो उसमें ये कह सकते हैं पहला क्या था, आरटीआई की बात हो रही है, कब हुई थी 2005 में। इसका सबसे मेन पर्पज़ यही था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बिगेस्ट रूल जो काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी जो भी काम होगा वो सबके सामने होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। अगर फिक्स 10 ईयर की थी किसके लिए, एआईसी की ऑफिसर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वीएटी सिस्टम की बात करें, टैक्स रिफॉर्म की बात की थी, इलेक्टोरल फंडिंग रिफॉर्म हो रहा था, फिर उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान हुआ था, उसके बाद पार्टिसिपेंट्री स्कीम जिसमें निगरा स्कीम्स और एनआरएचएम की बात हो रही थी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पॉलिसी की, नेचुरल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की बात हो रही थी। फिर सेकंड एआरसी जो थी 2005 में, जिसमें सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म की बात हो रही थी। अगर बात करें कोड ऑफ गवर्नेंस की बात करें, डीएआरपीजी की बात है जिसमें सर्विस डिलीवरी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी की, एंटी करप्शन, उसके बाद
साइंटिफिक की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं यानी 10 और 11 प्लान में एकदम क्लियर फोकस था कि ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और उसके बाद पार्टिसिपेशन की बात होती है। अगर हम बात करें प्रमोट कौन कर रहा था गुड गवर्नेंस को प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले था स्टेट को फाइनेंस सपोर्ट दिया गया बेस्ट प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट करने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेशन सीरीज जो 2005 के बाद लगातार चल रही है। फिर रीजनल कॉन्फ्रेंस और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हुआ था। फिर पब्लिशन जिसमें लिटरेचर, डॉक्यूमेंट, फिल्म जिससे 43 मेयर्स और 18 मोर। उसके बाद गुड गवर्नेंस का नॉलेज की बात करें तो गवर्नेंस नॉलेज सेंटर जिसमें JKC था। उसे वेब पोर्टल 240। बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें जिसमें 454 केस स्टडीज़। उसके बाद कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरीट की बात करें, AR रिफॉर्म जो थे, एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात करें थे। तो अगर हम बात करें जर्नल न्यूज़ लेटर की बात करें, मैनेजमेंट जो थी गवर्नमेंट्स की सिंस 1969 में। सिविल सर्विस की बात हो रही है, सिविल सर्विस न्यू सिंस 1988। इसमें आसान लफ्ज़ में ये कहे मतलब सिर्फ पॉलिसी बनाना ही नहीं बल्कि उन्हें शेयर करना, रिप्लेट करना और सक्सेसफुल मॉडल को डॉक्यूमेंट्स करना गुड गवर्नेंस का पार्ट है। अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो उसमें ये कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, अगर समझे ओरिजिन कब हुआ था वर्ल्ड बैंक में 1989 1992 में। अगर 8 फीचर की बात करें, PRE केयर। उसके बाद इंडिया इनोवेटिव की बात करें, अमेंडमेंट बनाए थे रॉयल पार्टी सी, सिटीजन चार्टर थे और अवार्ड ला। अगर प्लान रिफॉर्म की बात करें जिसमें हम बात कर सकते हैं RTA की बात करें, ई गवर्नेंस की होगी, उसके निगरा की बात होगी तो ARC की। प्रमोशन की बात करें, बेस्ट प्रैक्टिस जो थी उसको JKC की और कॉन्फ्रेंस जर्नल की बात करें। और सबसे पहले ये रहता है कि बैरियर क्या आ रहा था, कि क्या चीज़ जो आ रही थी कि गुड गवर्नेंस को ARC के 2009 में। सबसे पहले ये कह सकते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम आ रही थी और सिविल सर्विस में। इसमें ये कह सकते हैं कि पहले बैरियर ये सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड प्रॉब्लम था। ऑफिसर अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कम और अथॉरिटी ज़्यादा समझते हैं। सिटीजन की प्रॉब्लम्स की प्रति सेंसिटिव कम होते हैं और प्रॉपर्टी इलिटरेसी की वजह से लोग उन्हें मालिक समझने कर बिहेव करते हैं। तो आज के टाइम पे भी जो था वह जो था गुड गवर्नेंस की बात करें, एटीट्यूड प्रॉब्लम सिविल सर्वेंट्स में आज भी आपको जो है मुलाजम के मिलेगी। ये चीज़ जो मतलब बता रहे हैं ना, ये चीज़ सच है और आज के टाइम भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे दूसरी बात ये कह रही थी लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, दूसरा इशू ये था अकाउंटेबिलिटी की कमाई। गवर्नमेंट ऑफिसर की उनकी गलतियों के लिए रियली पनिश किया जाता था। रूल्स इतने कॉम्प्लीमेंट होते थे कि एक्शन लेना मुश्किल हो जाता। रिजल्ट ऑफिसर रिलैक्स हो जाते थे और सिटीजन कंप्लेंट करके इग्नोर करते। तो आप ये समझते हैं कि जैसे देखिए आज के टाइम भी देखें, जैसे आप किसी भी बैंक में चले जाएँ या किसी भी आप तहसील में चलेंगे या किसी भी आप डिपार्टमेंट में चलेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। आप जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें या किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे जैसे प्रोटेस्ट हो गया, कुछ भी होगा तो वहाँ उस चीज़ को सुना नहीं जाएगा। फिर उसके क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर किया जाए। तो वैसे ही ये है अकाउंटेबिलिटी की भी बात यही बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो चीज़ सुनी नहीं जा रही उसको क्या किया जाता है, जो उसके बाद ऑफिसरों को पता है कि जो हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे आप समझे कि अभी जैसे JKPSC 10+2 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी देखें फ्लड हुआ था, लोगों के जो घर शहर हैं वो मतलब ख़राब हो गए हैं और उसके बाद क्या हो गया, इतने हो गए कि लोग अपने मतलब जो भी बुक्स वगैरह थी वो छोड़ के मतलब चले गए। तो अब देखिए कि JKPSC 10+2 का ये बनता था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ताकि बच्चों को दोबारा पढ़ने का मौका मिले। लेकिन इन्होंने वही चीज़ कर ली। जैसे आप JK सेट का एग्ज़ाम की भी आप दे सकते हैं कि इन्होंने जब एग्ज़ाम लिया था तो कितनी न्यूज़ आई, कितना सब कुछ है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यही चीज़ जो है, जो गुड गवर्नेंस में ये चीज़ जो आपको आ रही थी कि बैरियर आ रहे थे, क्या रुकावटें आ रही हैं गुड गवर्नेंस में। ठीक, तो हमने ये पढ़ ली दो। उसके बाद सेकंड की बात करें, रेड टेपिज्म की बात करें, ये होता है तीसरा बैरियर रेड टेपिज्म, यानी फाइल घूमने की आदत। रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो आउटडेटेड अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट हो जाएं जो तो गवर्नेंस स्लो और इनएफिशिएंट हो जाता है। कम होने के बयान में पेपर वर्क होता रहता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे देखें कुछ भी काम होता है तो आप ये कह सकते हैं, जैसे आप तहसील में चले गए या कहीं पे चले गए तो वो क्या कहते हैं कि अभी आपकी फाइल्स पे काम होता है, तो अननेसेसरी जो है वो कम्प्लीमेंट हो जाता है। तो वो जो है इसलिए जो है वो क्या हो जाता है कि इनफेक्टिव हो जाता है और काम जो है वो पेपर वर्क ही रहता है, वो काम नहीं होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें, लो अवेयरनेस ऑफ सिटीजन राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें, चौथे में ये कह सकते हैं कि सिटीजन को अवेयरनेस की कमी है, लोग अपने राइट जानते ही नहीं, इसलिए ऑफिसर अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पाते। और जब सिटीजन अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करते तो दूसरे लोगों को राइट वायोलेट होते हैं, इसलिए एजुकेटेड और विजिलेंट सिटीजन ज़रूरी है। तो चौथा ये है कि लोगों को अपने राइट्स पता ही नहीं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, इंसान को अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे देखें
आप कहीं भी जाते हैं तो लोगों को उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, और जो होते हैं ऑफिसर होते हैं, जैसे वो बोलते हैं ऑफिसर, उनको वैसे ही करना पड़ता है। तो इसमें किसकी गलती है? इससे क्या होगा कि लोगों के जो मतलब राइट्स होते हैं वो वायलेट्स होते हैं, और उसके बाद इसलिए क्या है, एजुकेशन ज़रूरी है, और उसके बाद अपना कॉमन सेंस भी इंसान लगा के उस चीज़ को कर सकता है। तो हमने 4 जो थे बैरियर पढ़ ले। अगर हम 5th बैरियर की बात करें तो इसमें किसकी बात हो रही है? इनफेक्टिव इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ एंड रूल्स। इसमें ये कह सकते हैं कि लॉ पूरा इम्प्लीमेंट, भारत में कानून तो बहुत हैं लेकिन उनका सही अमल नहीं होता। अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो तो लोगों का वेलफेयर होगा और ट्रस्ट बढ़ेगा, लेकिन जब लॉ वीक होता है तो सिटीजन्स गवर्नमेंट्स पर फेथ टूट जाता है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे देखें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 470 आर्टिकल्स हैं। तो अगर देखें कि इतना लेंथी आर्टिकल्स है, इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर भी जो है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो इसमें मेन मसला ये है कि जो लिखने की चीज़ है वो क्या कर दी, ज़्यादा कर दी है, और इम्प्लीमेंट में कमी आ रही है। तो ये चीज़ हो रही है जिससे क्या वेलफेयर नहीं हो रही है, उसके बाद ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा। तो आज के टाइम भी देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज करती जा रही है। जैसे आज के टाइम पे देखें जीएसटी जो है एजुकेशन पे ऊपर 80%, 18% अभी भी रखी हुई है। तो आप ये समझिए कि बाकी जो चीज़ें हैं रॉ मटेरियल वगैरह या फिर उसके बाद और, तो उनको 5% कर दिया गया। जैसे आपने देखा होगा जो 5 सितंबर मतलब 22 सितंबर से बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाए, तो अभी भी एजुकेशन जो है 18% है। तो इसका मेन ये है ना कि जो एजुकेशन होगा, जो मतलब वो अमीर लोग होंगे वही एजुकेशन ले सकते हैं, जो मिडिल क्लास होंगे या फिर उसके बाद लोअर क्लास वाले वो नहीं ले सकते एडमिशन वगैरह, या वो पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें भी हो सकती है जिसमें आपको पूरे इम्प्लीमेंटेशन की वजह से भी जो है वो चीज़ें सही से नहीं होती। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इंसान क्या है, इम्प्लीमेंटेशन और रूल अला की वजह से भी जो चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो अब हम बात करें कि इसमें हमने किस किस चीज़ की बात करी कि क्या रुकावटें आ रही हैं गुड गवर्नेंस को बनने में। सबसे पहले एटीट्यूड, कि इंसान का जो एटीट्यूड है उसकी वजह से ऑफिसरों का हो जाता है। फिर लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर रेड टेपिज्म होनी चाहिए, फिर उसके बाद अवेयरनेस लो होती है, फिर इंसान को मतलब उस चीज़ का और इम्प्लीमेंटेशन वीक होती है। अगर हम बात करें ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस होती है कि स्टैंड किससे होती है, इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन्स यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें जिसको आईसीटी की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं गवर्नमेंट फंक्शनिंग कर रही है, अकाउंटेबिलिटी वर्ल्ड बैंक्स, और ई गवर्नेंस रिफ्लेक्ट कर रही थी किसके लिए, यूज़ फॉर आईटी की बात करें, इंटरनेट और वैन की बात करें, मोबाइल कंप्यूटिंग से गवर्नमेंट एजेंसी रिफॉर्म कर रही थी, ट्रांसफॉर्म्स जिसमें रिलेशन सिटीजनशिप बिजनेस और अदर्स आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें। तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि ई गवर्नेंस होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें इंटरनेट होता है, वैन होता है, मोबाइल्स वगैरह होती है। तो इसमें स्मार्ट गवर्नेंस होती है। इसमें आप कहते हैं सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के बाद। सिंपल में ये है कि आपको सिंप्लीमेशन में होनी चाहिए, रूल्स होनी है, रेगुलेशन और प्रोसीजर थ्रू करना है आईसीटी से। अगर मॉरल की बात करें, better ethics and efficiency especially in anti corruption judicial police। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, MIS जो थी परफॉर्मेंस होगी, मेजरमेंट्स इंश्योर अनसेबिलिटी। अगर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, फास्टर सर्विस डिलीवरी की बात करें। अगर ट्रांसपेरेंट की बात करें तो उसमें मेकिंग गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक एक्सेसिबल की बात करें। सिंपल शब्दों में ये कहें कि ई गवर्नेंस का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नेंस, वर्ल्ड बैंक कहते हैं जब आईसीटी टूल्स जैसे इंटरनेट, मोबाइल, वैन यूज़ करते हैं, वही इंप्रूव रिलेशन सिटीजनशिप बिजनेस और अदर गवर्नमेंट एजेंसी के साथ होता है ई गवर्नेंस। इसका और मतलब मेन गोल की बात करें, इसमें कह सकते हैं कि स्मार्ट गवर्नेंस की बात हो रही है। स्मार्ट आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं। स्मार्ट में सिंपल और इजी रूल्स, मॉरल हो गया कि एथिक्स सिस्टम्स, और उसका अकाउंटेबिलिटी होगी कि सही तरह से यूज़ करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फास्ट सर्विस, और ट्रांसपेरेंट हो गया कि ओपन इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद हम बात करें टाइप्स क्या हैं ई गवर्नेंस की, जो 2008 में हुई थी। सबसे पहले थी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसमें ये कहा गया था कि इंसान को क्या कर, मतलब जो भी इनका सिटीजन G2C की बात करें, इसमें ये कहा गया था इजी इंटरफेयर्स टू सिटीजन, बेटर सर्विस डिलीवरी, अवेलेबल 24/7, मल्टीपल मोड्स, इंटरनेट्स, मोबाइल, फेस टू फेस, गोल सिटीजनशिप, फ्रेंडली गवर्नमेंट। तो इसमें ये कहा गया था गवर्नमेंट और सिटीजनशिप को क्या है, फेस टू फेस टॉक करनी चाहिए, और जो भी है 24/7 करना चाहिए। इंटरनेट्स वगैरह भी मतलब होना चाहिए, ताकि सिटीजन को क्या अच्छी चीज़ मिल सके, और अच्छी नॉलेज, अच्छी जो भी नॉलेज उसके बाद आप कह सकते हैं मिल सके। उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें हम ये कह सकते हैं हेल्प की थी बिजनेस को, कम्युनिटी को, इंटरेक्ट किया था गवर्नमेंट के साथ, और रिड्यूस किया था रेड टेपिज्म जिसमें कट कास्ट की बात हो रही थी, और इम्प्रूव लेसन्स की बात हुई, परमानेंट की बात हो रही थी, और इन्वेस्टमेंट को हो गया, और ट्रेड टूरिज्म की बात करें। अगर हम बात करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसमें ये कहा गया था आईसीटी को इम्प्रूव करना, कोऑर्डिनेशन और इन्फो शेयरिंग की बात करना विद एंड अक्रॉस
government debates, both horizontal between ministry agencies and vertical center states, local गवर्नेंस एफिशिएंसी। अगर बात करें गवर्नमेंट टू इन्वॉल्व, उसके बाद एम्प्लॉयज़ की बात करें, उसमें ये कहा गया था गवर्नमेंट क्या करे, एम्प्लॉयज़ यूज़ करे आईसीटी को और इंटरेक्ट करे एम्प्लॉयज़ को और प्ले रूल करे किसका था, लीव ग्रेवियंस ट्रेनिंग इंप्रूव करे स्ट्रेटिफिकेशन एफिशिएंसी। अगर हम बात करें एआरसी की ई गवर्नेंस की फोर्ड इंटरेक्शन की बात करें जो हमने पढ़ ली थी G2C, जिसमें क्या कहते हैं स्टूडेंट सर्विस ईजी होनी चाहिए 24/7 अवेलेबल्स ऑनलाइन किसों के थ्रू। तो उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात की थी, उसमें ये कहा था बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में स्मूथ रिलेशनशिप होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए और इजी कॉस्ट कम होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के कहा गया था गवर्नमेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिसमें इंप्रूव करे सेंटर और स्टेट रिलेशन या डिपार्टमेंट के बीच। अगर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ की बात करें उसमें ये कहते हैं कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन बेटर प्ले रोल करे, लीव करे ग्रेवियंस फास्ट और ऑनलाइन। अगर बेनिफिट की बात करें तो उसमें बेनिफिट ये था कि बेटर सर्विस मिलेगी, उसके बाद गवर्नमेंट बिजनेस रिलेशन अच्छा होगा, सिटीजन को एम्पावरमेंट मिलेगी, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद एफिशिएंट गवर्नमेंट मैनेजमेंट होगी, करप्शन जो होगी वो कम होगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, उसके बाद रेवेन्यू जो होगा वो लोअर कास्ट से हाई कास्ट होगा, स्ट्रॉन्गर लिगिटिमेसी की बात हो रही थी, उसके बाद फेडरल हायरार्ची जिसमें रेड टेपिज्म की बात हो रही थी, उसका बेटर प्लानिंग की बात हो रही थी, इसमें कोऑर्डिनेशन पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, उसके बाद स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी रिलेशन की बात हो रही थी। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो सबसे पहले क्या होगी, सर्विस फास्ट और ईजी मिलेगी, बिजनेस को सपोर्ट मिलता है, सिटीजन को इन्फो एक्सेस मिलेगा, इन पावर्स गवर्नमेंट का काम एफिशिएंट और करप्शन कम, ट्रांसपेरेंसी की बात करें गवर्नेंस और कॉस्ट रिडक्शन की बात करें गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और रेटेपिज्म में पेपर वर्क कम। तो प्लानिंग की बात करें और सिटीजनशिप जो है पार्टिसिपेशन बेटर होता है। तो अगर बात करें ई गवर्नेंस इन इंडिया का कहाँ से है तो पहले बात कर सकते हैं 1998 में जो था नेशनल टास्क फोर्स आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर 1999 की बात करें मिनिस्ट्री आईटी क्रिएट किया था, 2000 की बात करें 12 पॉइंट जो थे मिनिमम ई गवर्नेंस एजेंडा किए थे। अगर 2000 की बात करें आईटी जो था अमेंडमेंट 2008, इसमें सेमी कंडक्टर्स एक्ट किया था। अगर 2000 की बात करें फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी ऑफ आईटी मिनिस्टर्स, 2002 की बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट्स NISG जो 2002। अगर हम बात करें स्टेट प्रोजेक्ट की बात करें जो ई सेवा थी एपी था, भूमि की बात करें कर्नाटका और ज्ञान डोर थे वो एमपी था, उसका लोकवाणी जो था यूपी में और फ्रंट की बात करें केरला में और ई मंत्रा जो था वो राजस्थान में। अगर 2006 की बात करें नेशनल ई गवर्नमेंट जो थे गवर्नेंस प्लान में इसमें कह सकते हैं NEGP जो था 27 जो मिशन मोड प्रोजेक्ट थे, इसमें कह सकते हैं MMP+8 इसमें सपोर्ट किया था कंपोनेंट्स, इसमें लेटर जो थे 2011 में 4 MMP थे। इसमें हेल्थ की बात हो रही थी, एजुकेशन PDS पोस्ट और टोटल 31। अगर 2010 की बात करें तो उसमें कह सकते हैं नेशनल पॉलिसी ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर ई गवर्नेंस और 2012 की बात करें नेशनल पॉलिसी IT NPIT उसके ICT डिप्लोमेट असेस इकोनॉमिक्स। अगर शॉर्ट लफ्ज़ों में कहें तो आसान लफ्ज़ों में कहें कि 1998 में नेशनल टास्क फोर्स बना था। 99 की बात करें आईटी स्टार्ट किया था, उसके बाद 2000 की बात करें आईटी एक्ट पास हुआ था जिसमें +12 पॉइंट एजेंडा डिसाइड हुए थे। 2002 की बात करें हैदराबाद में NISG की सेटअप हुआ था। स्टेट की बात करें अपने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे जिसमें ई सेवा की बात की थी, उसके बाद भूमि कर्नाटका में, ज्ञान MP में, लोकवाणी जो थी यूपी में, फ्रंट केरला में और ई मंत्रा राजस्थान में। और उसके बाद हम बात करें 2006 की बात करें नेशनल ई गवर्नेंस जो थी NEGP था लॉन्च हुआ था 27 MMP जिसमें 31 थे। उसके बाद 2010 की बात करें ओपन स्टैंडर्ड पॉलिसी हुआ था जिसमें 2012 की बात करें नेशनल आईटी पॉलिसी अप्रूव हुआ था, तो उसमें आईसीटी को प्रमोट किया था। अगर हम बात करें क्विक रिवीजन की बात करें तो स्मार्ट +4G BIL, स्मार्ट में सिंपल, मॉरल्स, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंस, और 4G में ये वही आ गया गवर्नमेंट टू सी, उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू जी, गवर्नमेंट टू ई। तो उसके बाद BEI की बात करें बेनिफिट एग्जाम्पल इनोवेटिव। तो उसके बाद हम मिशन जो प्रिंसिपल थे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की बात करें तो बैंकिंग सेंट्रल में बैंकिंग था, इसमें 11 बात कैसे, इसमें स्टेट में 13, उसके बाद इंटीग्रल में 17। बैंकिंग सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स, इनकम्स, इंश्योरेंस, MCA21, पासपोर्ट, इमिग्रेशन वीज़ा, फॉर्म्स और उसके बाद पेंशन। और उसके बाद बात करें
10th की 9 की बात करें ई ऑफिस पोस्ट, उसके बाद यू आईडी जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात करें। अगर हम बात करें स्टेट की बात करें, स्टेट एमएमपी की जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, कमर्शियल टैक्स हो गया, ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, लैंड रिकॉर्ड हो गया, म्यूनसिपलिटी, ई पंचायत, पुलिस, और उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेजरी, उसके बाद पीडीएस जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन और हेल्थ। अगर इंटीग्रेशन की हम बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि CSC की कॉमन सर्विस सेंटर, ई बस थी, ई कोड था, ई प्रोसीजर, EDI की बात हो, सर्विस डिलीवरी गेटवे और इंडिया पोर्टल। अगर हम बात करें सपोर्ट कंपोनेंट अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की बात करें, जो फर्स्ट है क्या था, कोर पॉलिसी थी। सेकंड की बात करें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्वान, NIC, NET, SDC एक्स्ट्रा। थर्ड की बात करें सपोर्ट कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें CSC की बात है एक्स्ट्रा। अगर फोर्थ की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की बात हो रही है। अगर फिफ्थ की बात करें तो R&D। अगर सिक्स की बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। अगर सेवन्थ की बात करें अवेयरनेस हो रही थी असेसमेंट। अगर 8 की बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी ऑन ई गवर्नेंस की बात करें, उसमें कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट था ई रिफॉर्म का, पब्लिक गवर्नेंस का, जिसमें आप कह सकते हैं DARPG अलोंग कर रहा था डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टेट गवर्नमेंट उसने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस एवरी ईयर सिंस 1997। इसमें ये कॉन्फ्रेंस थी, ये कहा गया था कि प्लेटफॉर्म के क्या था कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूड कर रहे थे, IIT सेक्रेटरी, उसमें IIT मैनेजर तो थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो एक्सपेक्ट किए कर रहे थे इंडस्ट्री लीडर्स एंड अकेडमीज, और शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस एंड एक्सचेंज व्यूज़ ऑन गवर्नेंस इनोवेटिव। अगर हम नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो ई गवर्नेंस में इसमें ये कह सकते हैं एवरी ईयर में ये कह सकते हैं DARPG था, रिकॉग्नाइज कर रहा था आउटस्टैंडिंग इनोवेटिव थ्रो अवार्ड्स इन द कैटेगरीज। अगर इसमें पॉइंट्स की बात करें एक्सीलेंस कहाँ पे था, गवर्नमेंट्स प्रोसेस अरेंजिंग। उसके बाद हम कहते हैं ICT बेस्ड सॉल्यूशंस। उसके बाद सिटीजन को क्या करता है सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी। उसके बाद इनोवेटिव का यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस और यूज़ कर रहा था कि ICT PCSU कस्टमर बेनिफिट। उसके बाद बेस्ट गवर्नमेंट पोर्टल। उसके बाद बेस्ट अवार्ड्स। अगर ई ऑफिस एंड नेशनल मिशन प्लान की बात करें तो उसमें मोड प्रोजेक्ट थी, तो उसमें ये कहा गया था कि ई ऑफिस और मिशन मोड जो प्रोजेक्ट था MMP की बात करें अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में आता था NEGP में। इसका एम ये था कि इम्प्रूव करना एफिशिएंसी का स्टेट गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट थ्रू वर्क फ्लो होना चाहिए ऑटोमेटिक और नॉलेज मैनेजमेंट। अगर इम्प्लीमेंट की बात करें NIC और नोडल एजेंसी कौन सी थी, DARPG। अगर फीचर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वर्क फ्लो था, ऑटोमेट था, इसमें डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट थी, वर्क एलोकेशन एंड ट्रैकिंग की बात हो रही थी। उसके बाद एडिट ट्रायल की बात करें, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, MIS की बात करें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें लॉन्च हुआ था सितंबर 2010 में और कितने 3 पायलट साइट में। सबसे पहले क्या करें DARPG, उसके बाद ट्रेनिंग डिवीज़न जो था DOPT। उस ई गवर्नेंस की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रॉन एंड IIT की बात IT। एक्सपेंसिव फेज़ की बात करें, फर्स्ट फेज़ की बात करें फर्स्ट एंड सेकंड मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट्स, और सेकंड की बात करें 7 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। DARPG की बात करें सर्कुलेट होता है रिपोर्ट ऑन चार्ज मैनेजमेंट, जिसमें कह सकते हैं BR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और फिर GPA जिसमें गवर्नमेंट प्रोसेस आर्किटेक्चर की बात। अगर सेक्रेटरी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मैनुअल्स एंड ऑफिस प्रोसीजर CSMEOP। अगर करें मास्टर करें ई गवर्नेंस ट्रेनिंग के तो उसमें ये कह सकते हैं प्रिपेयर कर रहे थे DARPG, जो कंसल्टेट कर रहा था DAIT एंड DOPT, और इम्प्लीमेंट कर हुआ था ई ऑफिस इनेबल्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ट्रेनिंग से ई गवर्नेंस जो थे सक्सेस डिपेंडेंट हुए थे, और सक्सेस स्किल की बात है, स्किल फोर्स की बात करें, लीडरशिप, रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें स्टडी कर रहे थे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद एट लीस्ट 10% एंड बजट और ट्रेनिंग। अगर बात करें मास्टर ट्रेनिंग प्लान की बात करें कोर होते कॉम्प्लीमेंट्स फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट रूल्स, उसमें डिलीवरी मैकेनिज्म की बात हो रही थी, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क और ब्रॉड कॉलिनम्स, उसका फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की बात करें 1989 में सब सहारा अफ्रीका में क्राइसिस हुआ था सस्टेनेबल ग्रोथ में। उसके कह सकते हैं बोला क्राइसिस गवर्नेंस, करप्शन, अथॉरिटेरिज्म, ह्यूमन राइट का डिसएग्री। उसके बाद 1992 की बात करें गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट की पहली बार सिस्टमेटिक डिफाइन किया था गवर्नेंस। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसमें 6 इंडेक्टर थे,
WGI, जिसमें बात कर सकते हैं वॉइस अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ और कंट्रोल ऑफ करप्शन। अगर UNDP की बात करें, इसमें आर्ट पार्टिसिपेशन की बात होती, करेक्टरिस्टिक्स में पार्टिसिपेशन की बात करें, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबल, कॉन्शियस, इक्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडिया में कह सकते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो था DARPG जो था पब्लिश होता था, जो स्टेट का रैंक करती थी। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में डिफरेंस क्या है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में जब गवर्नमेंट प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स के अंदर अप्लाई किया जाता है, मतलब पावर ड्राइव्ड होती है फ्रॉम पीपल विल, अकाउंटेबिलिटी थ्रू इलेक्शंस, राइट्स, लिबरेटिव प्रोडक्ट्स। अगर फीचर की बात करें तो इसमें ये क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो रही थी, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात हो रही थी, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी, फ्रीडम्स ऑफ प्रेस एंड स्पीच की बात हो रही थी, उसके बाद जो लास्ट था सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी। अगर उसमें ये कह सकते हैं, इसलिए कहते थे ऑल डेमोक्रेटिक जो थी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस बट नॉट ऑल गुड्स गवर्नेंस इज नेसेसरी डेमोक्रेटिक्स। अगर रिलेशनशिप करें उसमें कह सकते हैं कि स्टेट, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल की बात करें, एक इन पार्ट है, तीनों का रोल समझे। स्टेट का ये था कि क्या कर रहे थे, पॉलिसिंग मेकिंग की बात करें, पॉलिसिंग मेकिंग बात कर रहा था, और इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट की बात करें। एग्जाम्पल की बात करें, PM में जो थे निगरा था वो डिजिटल इंडिया। अगर सिविल सोसाइटी की बात करें, एडवर्सी की बात कर रहा था, अकाउंटेबिलिटी की और सर्विस डिलीवरी की। अगर इसकी आप एग्जाम्पल की बात करें तो RTA मूवमेंट्स, NGO और एजुकेशन। अगर इंडिविजुअल की बात करें, इसमें एक्टिव सिटीजनशिप की बात करा, मॉनिटरिंग की और फीडबैक की। इसमें यह कह सकते हैं वोटिंग, फीलिंग, RTA, सोशल एडिक्ट। अगर चैलेंज की बात करें तो चैलेंज में ये था कि गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इसमें करप्शन की बात हो रही थी, रेड टेपिनिज्म, ब्यूरोक्रेट की हो रही थी, उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेक ऑफ अवेयरनेस अमोंग सिटीजन, वीक सिविल सोसाइटी और डिजिटल डिवाइड्स। अगर ARC रिपोर्ट की बात करें 2009 में, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के 5 पेरियर, तो जो हमने ऊपर पढ़ लिए थे, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई थी, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद रेड टेपिज्म, लो अवेयरनेस ऑफ राइट्स और करें इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की बात करें, जो नेचर की बात करें, गवर्नमेंट का था फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। अगर गवर्नेंस की बात करें, ब्रॉड प्रोसेस, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल। अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं बेस्ड किसके ऊपर था, बेस्ड ऑन द पावर्स कॉन्शियस। बेस्ड की गवर्नेंस की बात करें, ये किसके ऊपर था, शेयर गोल और कॉपरेशन। अगर लिमिटेड की बात करें स्कोप की, तो ये एक लिमिटेड था, स्टेट मिशनरी ओनली। अगर गवर्नेंस की बात करें, इसमें वाइल्डर था, मतलब बड़ा था, इसमें कह सकते हैं स्टेट, सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल आते। अगर इसकी अप्रोच की बात करें, कमांड एंड कंट्रोल। अगर इसकी बात करें, कॉन्सियस एंड पार्टिसिपेशन। एग्जाम्पल की बात करें, पासिंग लॉ इन पार्लियामेंट। इसकी बात करें, RTA मूवमेंट्स, NGO विद स्टेट सपोर्ट। अगर हम बात करें कंपेरेटिवली गुड गवर्नेंस वर्सेस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस में आप देख सकते हैं कि आइडियल फॉर्म होती है, जिसमें गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट की बात करता था, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक की, तो उसमें ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पीपल्स विल्स, इलेक्शन, लिबर्टी। फोकस ये था कि एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात होती है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव की बात हो, लिटमेसी की, पार्टिसिपेंट की बात होती है। अगर प्रिंसिपल की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात हो, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही, रिस्पॉन्सिबल, इसकी बात करें, फ्री एंड फेयर राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर एप्लीकेबल की बात करें, एग्जिस्ट हो रहा था विद इन डेमोक्रेटिक सेटअप, जिसमें कह सकते हैं बिहेवियर, मोनार्ची विद ट्रांसपेरेंसी। अगर डेमोक्रेटिक की बात करें, ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसी। तो एग्जाम्पल की आप बात कर सकते हैं कि सिंगापुर इन एफिशिएंट गवर्नेंस बट लिमिटेड डेमोक्रेसी। अगर इसके बाद हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो उसमें ये कह सकते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी प्लस गवर्नेंस रिफॉर्म, जैसे RTA निगरा की बात हो रही थी। तो ये जो चार्ट्स हैं आप ये देख सकते हैं कि सबसे फ्लो चार्ट एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, ग्रीस में एक वर्ड्स हुआ था खैबन्स टू स्टीयर्स। उसके बाद इसकी फ्रांस में हुआ था का 14th सेंचुरी में फर्स्ट यूज़। उसके बाद 1972 में हरवर्ड जो थे क्लेवनेस ने किया था, लेस गवर्नमेंट्स मोर गवर्नेंस। अगर 1989 की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो था हुआ था क्या कर से क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, अफ्रीका रिपोर्ट। अगर 1992 की बात करें, वर्ल्ड बैंक जो था गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट। अगर 1990 की बात करें, ऑनवर्ड जो था राइज ऑफ गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस।
तो उसके बाद हम फ्लो चार्ट 2 की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स। इसमें जो था बात करें सिविल सोसाइटी, NGO, एडवर्सी, अकाउंटेबिलिटी था, और इंडिविजुअल सिटीजन्स बोर्ड RTA की बात करें सोशल एडिट फीडबैक था। तो हमने क्या किया था, ऑल 3 को गवर्नेंस प्रोसेस को लीड, गुड और बैड गवर्नेंस की बात कर ली है। तो उसके बाद हम थिंकर्स की बात करेंगे, बुक्स, थिंकर्स और कोटेशन की बात करें। सबसे पहले जो हरलैंड थे, क्लीवलैंड थे 1972 में इसकी बुक्स की बात करें, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे पहले गवर्नेंस टर्म को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टरनेटिव का रूप में यूज़ किया था। कोटेशन की बात करें, व्हाट पीपल वांट इज लेस गवर्नमेंट्स एंड मोर गवर्नेंस। अगर जेम्स की बात करें, 1992 की बात करें, इनकी बुक्स जो थी वो गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट्स। इसमें ये कंट्रीब्यूशन की बात करें, गवर्नमेंट्स और गवर्नेंस के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन किया था। कोटेशन की बात करें, गवर्नेंस जो था एक नॉट सिनोनिमस विद गवर्नमेंट्स, और ये रेफर कर रहा था एक्टिविटी पैक्ट कर रहा था शेयर गोल्स। इसमें कहा था नॉट नेसेसरी, रियली लीगल्स और फार्मर अथॉरिटी। अगर हम बात करें थर्ड वर्ल्ड रिपोर्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 1989 में जो सब सहारा अफ्रीका था उसमें क्राइसिस जो थे सब सस्टेनेबल ग्रोथ है पॉइंट किया था क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। अगर 1992 की बात करें, रिपोर्ट कर रहा था किसी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, तो इसमें गवर्नेंस को डिफाइन किया था और उसमें ये कहा गया था मैनर्स किए थे विच पीपल एक्सरसाइज मैनेजिंग इन कंट्री रिसोर्स का डेवलपमेंट। अगर उसके बाद कर सकते हैं अमर्त्य सेन की बात करें, डेवलपमेंट्स एज अ फ्रीडम्स 1999 में, तो इनकी जो बुक्स कंट्रीब्यूशन की बात की उसमें ये कहा गया था गवर्नेंस का जो है डेवलपमेंट से लिंक किया, बोला डेवलपमेंट सिर्फ GDP ग्रोथ नहीं बल्कि फ्रीडम्स और पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं डेवलपमेंट क्या थी, एक फ्रीडम्स थी गवर्नेंस की जो मस्ट एक्सपेंड कर रही थी रियल फ्रीडम्स डैट पीपल्स इन्जॉय। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें यह था कि रॉबर्ट डॉल जो थे उनकी पॉलिसी जो थी बुक्स थी 1971 में। इनका कंट्रीब्यूशन ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को उन्होंने क्या किया था, फीचर दिया था। इसमें पार्टिसिपेशन कॉन्टेस्ट की बात करी, एक्सप्लेन किया था। अगर कोटेशन की बात करें तो उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी जो है अफेक्टिव पार्टिसिपेशन है जिसमें इनलाइटमेंट अंडरस्टैंडिंग्स एंड कंट्रोल का एजेंडा किया था। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, हिंद स्वराज 1909 में, जिसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें ग्रास रूट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और सेल्फ रूल का विजन दिया था। इसमें कोटेशन की बात करें दी बेस्ट गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट। और उसके बाद सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हुआ था कमीशन जो ARC की बात कर, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हार्ट ऑफ गवर्नेंस की बात हो रही है। इसमें आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन ये था कि गवर्नेंस में सिटीजन को सेंट्रल प्लेस देने की बात। और गुड गवर्नेंस कोटेशन की बात करें, गुड गवर्नेंस जो था उसमें पुटिंग पीपल्स एट द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसमें ये बात कह सकते हैं कि वाई दीज कोटेशन आर इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम एंगल में ही कह सकते हैं जैसे JKPSC UGC नेट में डिस्कस गवर्नेंस का रेफरेंस दिया जाता है जिसमें टाइप्स क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। तो उसमें बात करें MCQs की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस इज ब्रॉडर देन गवर्नमेंट्स बिकॉज, तो इसका आंसर क्या था, इंक्लूड स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, गुड गवर्नेंस जो था पॉपुलराइज हुआ था विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1990, तो उसका आंसर था वर्ल्ड बैंक 1989। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो थे नॉट की एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज पर UNDP, तो उसमें आंसर था अथॉरिटेरिज्म्स। अगर फोर्थ की बात करें, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इम्फाइज हो रहे थे, उसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड राइट की बात हो रही थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, सिविल सोसाइटी जो एक्ट कर रही थी उसमें क्या कह सकते हैं, वाचिंग डॉग ऑफ स्टेट। अगर इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल सिक्स क्वेश्चन है, इंडिविजुअल जो था रोल ऑफ गवर्नेंस इज मेनली थ्रू की बात करें उसमें जो था आंसर पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो को फ्लैश कार्ड की बात करें, सबसे आगे ये था कि व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस ये था कि प्रोसेस करना, डिसीजन मेकिंग को और इम्प्लीमेंट करना स्टेट, मार्केट और सिविल्स में, इसमें ब्रॉडर देन सोसाइटी की बात है, ब्रॉडर देन गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें कि गुड गवर्नेंस जो पॉपुलराइज हुआ किसने किया था, उसमें कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने 1989 की रिपोर्ट में, जिसमें उसने इम्फाइज किया था अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। अगर हम फोर्थ की बात करें, जो 8 पिलर थे गुड गवर्नेंस के UNDP के, तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट की बात हो रही थी, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही थी, ट्रांसपेरेंसी की बात हो, रिस्पॉन्सिबल की बात है, कॉन्शियस की बात हो रही है, इक्विटी की बात हो रही थी, उसके बाद इफेक्टिवनेस की हो रही थी, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में क्या था, तो उसमें कह सकते हैं गवर्नेंस जो था डेमोक्रेसी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, रूल्स ऑफ लॉ जिसमें ह्यूमन राइट, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें यह था कि रूल्स जो था क्या क्या रोल था गुड गवर्नेंस का, तो उसमें ये कह सकते हैं कि रोल्स ऑफ स्टेट्स इन गवर्नेंस की बात करें, पॉलिसी मेकिंग था, लॉ इन्फोर्समेंट था, सर्विस डिलीवरी था और इंश्योर जस्टिस की बात करें। अगर सिक्स की बात करें, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी में क्या था कि वॉच डॉग्स, प्रेशर ग्रुप्स, वॉइस ऑफ मार्जिनाइज, उसके बाद पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी। अगर रोल ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, इसमें वोटिंग अवेयरनेस की बात हो रही थी, पार्टिसिपेंट डिमांडिंग की, अकाउंटेबिलिटी की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा यूनिट सेकंड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। तो इसकी जो मैं पॉलिटिकल थ्योरी की जो पीडीएफ होगी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ होगी मैं आपको वो बाद में शेयर कर दूंगा जब इसकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।